वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट द्वारा जो 29 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। उसके अलावा बताने वाले हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कुछ टॉपिक्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें चाहे सीडीपी की बात करें, चाहे ईवीएस की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे हम बात करें हिंदी या संस्कृत की, यानी कि काफ़ी बच्चों की जो लैंग्वेज है संस्कृत या इंग्लिश में से एक होती है। कोई संस्कृत लेता है, कोई इंग्लिश लेता है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करेंगे हिंदी के बारे में तो हिंदी में बच्चों ने बताया कि सर जी पैसेज अधिकतर रिपीटेड आ रही है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पैसेज पूछी गई थी ना, बहुत इजी गंदांश आ रहा है आपका। जो आपकी जो एक पद्यांश आता है, एक तरीके से कविता आती है, या इंग्लिश की बात करें पोएम पूछी जाती है, तो एक तरीके से वो कॉपी आ रही है, यानी कि जो पहले प्रीवियस ईयर का ही करा रहे हैं। अगर सबसे पहले बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीटेट में क्या है कि आप सीटेट में आप प्रीवियस ईयर जो है आपका जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको अच्छे से रेडी करने है ना। चाहे हम बात करें, चाहे हम बिल्कुल स्टार्ट वाले सीटेट की पेपर की बात करें, चाहे हम 2012, 13, 14 मतलब जो भी सन में आपका पेपर आपका प्रीवियस ईयर का है सारा का सारा आप तैयार करके जाएंगे, चाहे आप पिछली ईयर का हो, क्योंकि सारा का सारा जो पेपर अधिकतर है ना 90 से 95% पेपर आपका प्रीवियस ईयर से ही बनता है। आगे हम बात करने वाले आज क्या पूछा गया था। आज की अगर बात करते हैं तो ईवीएस में आपके पूछे गए थे टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट, जो हमने काफी बार पढ़ाए हैं। कल भी हम आपके लिए एक्सेप्टेड वीडियो लेकर आए थे जिसमें आपके अधिकतर उसी से क्वेश्चन आपकी ईवीएस में पूछे गए हैं। यानी कि हमने देखा होगा, आपने ईवीएस का अगर वीडियो देखा होगा, हमने डाला था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम आगे होने वाले हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसके अलावा हम डेली की डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते ही रहेंगे। इसमें भी हम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि आपका क्या क्या आया था, उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो कुछ टॉपिक हम इस वीडियो में रखें, उसके बाद और भी हमारे वीडियो आपके एग्जाम तक आएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में अभी क्या है 22 दिन का भी एग्जाम आपको 22 शिफ्ट में और बचा है, क्योंकि 24 शिफ्ट में एग्जाम होना था, 28 और 29 का तो कंडक्ट हो गया है, बचे कितने 22 शिफ्ट और बची है, क्योंकि लास्ट एग्जाम आपका है 7 फरवरी को। ठीक है, उसके बीच में कुछ पेपर में गैप है ना। गैप होने के कारण जो आपका टोटल एग्जाम है 24 दिन का ही था, लेकिन गैप होने के कारण जो आपका 7 फरवरी तक एग्जाम पहुंच जाएगा, है ना। बीच में भी गैप 29 के बाद शायद 9 जनवरी को पेपर आपका होने वाला है, जैसा कि हमने देखा है। अगर आपकी सभी की डेट आ चुकी है तो आप सभी को पता होगा कि हमारा एग्जाम कब कब होने वाला है। अगर हम बात करें ईवीएस में क्या पूछा गया था, चेराउन है जो काफी बार पूछा गया, पुराना क्वेश्चन है, हमने पढ़ाया भी काफी बार है। कलचड़ी भी पूछा गया था। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन से क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन किसमें ज्यादा है या किसमें कम है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ज्यादा की बात करते हैं सोयाबीन में आपका प्रोटीन जो ज्यादा पाया जाता है, अगर ऑप्शन सोयाबीन उसमें था, हो सकता है ऑप्शन दूसरे भी हो। अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये क्वेश्चन आपका आया था। ट्रेन संबंधित क्वेश्चन आपके कल भी पूछे गए थे, आज भी पूछे गए थे, इसका भी हमने टॉपिक कराया, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप या फिर चैनल से जाके प्लेलिस्ट में जाके सीधा देख सकते हैं। सीटेट वाली अगर खोलेंगे आप वीडियोस में आपको ट्रेन संबंधित वीडियो मिल जाएंगे, जिससे क्वेश्चन डेली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चाहे ट्रेन की बात करें, चाहे मैप की बात करें, ट्रेन मैप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें दिशा मैप के बारे में, बताया कि दिशा मैप से भी आपका 2 क्वेश्चन कम से कम आ रहा है, ट्रेन से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका हमने कल देखो पढ़ाया था, खिचड़ी वृक्ष, खिचड़ी वृक्ष भी पूछा गया। कल आपको हमने बताया था कोलबर की सब कुछ पढ़ के जाना, नॉम चॉम्स्की, जीन पियाजे और ले बायोस्की, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। चाहे गार्डनर से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो जो ये मेन मनोवैज्ञानिक है ना, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, है ना। जीन पियाजे से संज्ञानात्मक अवस्थाएं पूछता है ना, नॉम चॉम्स्की से भी पूछ देता है। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं पेडागोजी से बनना है, पेडागोजी से क्वेश्चन वही बनना है जो हमने आपको काफ़ी बार पढ़ाए हैं, है ना। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके 3 टॉपिक ये हैं, जिसकी अभी हमने एक आपको कम्युनिटी में वीडियो डाल दी है, और कल भी आपके लिए इसमें से वीडियो लेकर आएंगे, और बहुत सारी हमारी वीडियो इसकी पड़ी भी है ऑलरेडी। अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछ ही रहा है, कहीं कहीं पर क्या है 2-3 सब्जेक्ट में पूछ लेता है, ईवीएस में पूछ लिया एनसीएफ से, ठीक, हिंदी में भी पूछ लेता है, या फिर सीडीपी में पूछ लेता है। यानी कि एनसीएफ ऐसे टॉपिक हैं तीनों, एनसीएफ चाहे एनईपी चाहे आरटी की बात करें, चाहे यानी कि एनसीएफ 2005 की बात करें, चाहे नई शिक्षा नीति 2020 की बात करें, चाहे अगर हम बात करें आरटी जो आपकी है ना, चाहे इसकी राइट टू एजुकेशन जो है, इसकी अगर हम बात करें 2009 की, इसके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके सभी के वीडियो हम फिर से ले आएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में गैप है, उसकी और भी अच्छे से तैयारी करा देंगे, और हमने इसकी वीडियो डाल भी रखे हैं, तो आप इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इनके क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं तीनों के मिला के। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बहुत ध्यान से देखना है आपको। इसके साथ साथ आपको हम टॉपिक भी आज करा देते हैं कुछ।
अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में हमने आपको बताया तो सबसे सरल क्या आपका गद्यांश पद्यांश वही रिपीटेड आ रहा है, यानी कि जो पहले आ चुका है अधिकतर वही आ रहा है, यानी कि पिछले ईयर्स वाले अगर आपने प्रीवियस ईयर रेडी किया होगा तो वही वाला रिपीट कर देता है ना। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ, कल भी संधि पूछी गई थी तो आज भी संधि पूछी गई, प्रत्यय भी पूछा गया था, है ना। तो आज शायद सूर्योदय आया था संधि में, ऐसे ही कुछ बता रहे हैं हम, क्लियर नहीं है बच्चों का, लेकिन संधि बहुत इजी आ रही है, कोई हार्ड नहीं है। संप्रेषण से क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा जा रहा है और कभी सीडीपी में भी आ रहा है ना। मैथ की बात करते हैं तो गुणनखंड के योग, है ना, एक संख्या दे दी जैसे कि इसके 96 के गुणनखंड के योग क्या होगा इसका बताइए, ठीक। दे दिया गया कि आयत है उसका परिमाप दे दिया गया या फिर इसका क्षेत्रफल पूछ दिया गया, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूरी समय से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा भिन्न संबंधित जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे 1/3 में कितने 1/12 हो जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। भिन्नों का जोड़ आ रहा है, भिन्नों का घटाना आ रहा है, इसमें घटा दिए तो क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके मैथ में बन रहे हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या है कि आपका एक पैराग्राफ यानी कि आपकी एक पैसेज आ रही है, उसके अलावा एक पोएम आ रही है। पोएम आपका ठीक ठाक आ रही है, पैसेज भी ठीक ठाक आ रही है, उसके अलावा आपके कुछ पैडागोजी से क्वेश्चन आपके हैं क्या है सीटेट में आपके इंग्लिश में बनने वाले हैं। उसी प्रकार हिंदी में क्या है, ये क्वेश्चन बनने के साथ साथ आपके पैडागोजी तो आती है। तो पैडागोजी भी हमने बहुत अच्छे से आपकी करा रखी, हिंदी की बहुत सारी मैराथन वीडियो कराई हैं। अगर हम बात करें चाहे हिंदी की बहुभाषिकता की बात करें, इसका टॉपिक तो हमने अलग से ही कराया है, यानी कि सारे टॉपिक आपके करा दिए हैं। और आपका एग्जाम का गैप है, जितने भी आपके एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनने वाले हैं सबको हम क्या है कराने वाले हैं। चलिए अब हम कुछ टॉपिक देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हिंदी से अगर बात करें तो बहुभाषिकता है, हर आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। अगर बहुभाषिकता की बात करते हैं तो क्या है कि बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं, क्योंकि अगर बच्चे की बात करते हैं, बच्चे समाज में रहते हैं, समाज में जो लोग होते हैं विभिन्न वर्गों से जुड़े होते हैं। काफ़ी बच्चे क्या है समाज में, जैसे कि आपकी मम्मी जो है ना वो दूसरे क्षेत्र से हैं, आपके पापा इसी क्षेत्र के हैं, तो मम्मी की कुछ भाषाएं अपने मतलब मायके की तरफ से होती हैं। इस तरीके से घर में रिश्तेदार भी आते हैं, तो बच्चे क्या है कि अलग अलग जो क्षेत्र के होते हैं ना शब्दों को सीख जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं। और स्कूल में जाते हैं तो बच्चों का क्या है कि स्कूल के बच्चों के साथ थोड़ा मोल मिलाव होता है, एक तरीके से उनकी भी भाषा थोड़ी अलग अलग होती है, क्योंकि बच्चे थोड़े अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, यानी ये जो बहुभाषिकता है एक तरीके से एक अच्छी चीज़ है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, क्या संस्कृति जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, बिल्कुल सही बात है। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों की भाषा को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। क्वेश्चन, अगर आप टीचर हैं तो बच्चे क्या है अलग अलग भाषा के हैं, तो आप क्या करेंगे कक्षा में आपको स्वीकार करना चाहिए। और बच्चों के लिए फायदा की चीज़ है, क्योंकि एक दूसरे की परंपराओं, उनके यहाँ कैसा क्या भाव भाषा मतलब क्या क्या है, बच्चे एक दूसरे के बारे में जानकारी सीखते हैं, एक दूसरे से बात करेंगे तो उनके सब कुछ जानेंगे कि इसकी क्या पृष्ठभूमि कैसी है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए बच्चे अगर क्लास में अलग अलग भाषाओं से आ रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में उनको स्वीकार करेंगे और उनको जैसे समझाना है उस तरीके से समझा के उनको क्या है संतुष्टि आपको करनी है, यानी कि बच्चों को सही से आपको क्लास में रखना है। आगे चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अगर प्राइमरी लेवल पर बात करेंगे तो बच्चों का है ना भाषा का शिक्षा का उद्देश्य है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। कौन? बच्चे। इसलिए क्या बच्चों को थोड़ा स्वतंत्र रखना चाहिए। इसीलिए बच्चों को क्या है कि खेल खेल में सिखाया जाता है कि बच्चे भाषा की अच्छी पकड़ बना सकेंगे। जितनी ज़्यादा वार्तालाप करेंगे, जितना ज़्यादा संप्रेषण होगा, उतनी अच्छी क्या है क्लास में बच्चों की अच्छी तरीके से भाषा का सुधार होगा, है ना। अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक यानी जूनियर लेवल पर कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। ये आपका विकल्प में पूछा जाता है। सौंदर्य बोध जहां पर मिल जाए तो हमेशा क्या है अधिकतर आपका विकल्प जो आपका पेडागोजी का है सही होने की संभावना ज्यादा होती है। आगे चलेंगे। आगे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे बहुभाषिकता के बारे में कि भाषा शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य कौन कौन से हो जाएंगे। प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से उद्देश्य हो जाते हैं, तो इसमें है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, है ना। अगर हम जाएंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर तो इसमें क्या है कि आपका जो उद्देश्य है ज़्यादा हो जाते हैं। ज्ञानात्मक तो हमारा सेम हो गया, है ना, कौशलात्मक भी सेम हो गया, है ना, अभिवृत्त्यात्मक भी सेम हो गया, लेकिन जो सृजनात्मक उद्देश्य है ना ये हमारा उच्च प्राथमिक में बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो भाषा का शिक्षा का उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा एक एक्स्ट्रा हो जाता है, या अगर बात करेंगे प्राइमरी में एक कम रहता है, तो कौन सा होता है सृजनात्मक उद्देश्य जो है ये होता है। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना ही क्या है ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर आ जाता है ना। अगर हम बात करेंगे आगे
छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, ये आपका क्या है, अगर आप भाषा के शिक्षक हैं तो ये आपकी क्या है, जिम्मेदारी है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। और तीसरा आपका है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषता परिचित होते हैं। इस तरीके के आपका अगर देखेंगे तो ऑप्शन में विकल्प पूछे जाएंगे, इस तरीके के विकल्प, यानी कि जब भी आपको इस तरीके के विकल्प मिल जाए तो हमेशा ये कफ के सही विकल्प होंगे, है ना। आगे चलेंगे, आगे और टॉपिक हम कंफर्म कर लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे आपका एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है नृत्य। जैसा कि आपको आज आया था चेराव नृत्य आया था, जिसको हम काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं। तो चेराव नृत्य की बात करते हैं तो क्या है, चेराव जो नृत्य है ना, नाच मिजोरम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ये मिजोरम का नृत्य है। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो मिजोरम में पक्की फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। जो मिजोरम में फसलें जो पक जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको पीठ पर लाद कर घर पर लाते हैं, है ना। ये चेराव नृत्य कब किया जाता है, इसी फसल के टाइम पर किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है, मिजोरम में किया जाता है। चेराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों को क्या है, दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से आप देख सकते हैं, डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। ये क्या है, इनका चेराव नृत्य करने का तरीका है ना। आगे चलेंगे, आगे हम बात करते हैं बिहू नृत्य के बारे में। बिहू की अगर बात करते हैं, बिहू के चावल फसल कटाई पर असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, ये बिहू नृत्य की अगर बात करते हैं, बिहू त्योहार की अगर बात करते हैं, बिहू फेस्टिवल जो है ना, ये आपका कहाँ का है, ये आपका असम का है। बिहू त्योहार के दौरान बांस का भेला घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अगर बात करते हैं इस टाइम त्योहार को डांस करते हैं और क्या है, त्योहार के दौरान बांस का भेला घर बनाते हैं। इस तरीके का भेला घर बनाया जाता है बिहू त्योहार के दौरान बांस का, कहाँ पर, असम में। सेवा चावल रात्रि को बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। बिहू पर औरतों का पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं, इस तरीके की, है ना। औरतें क्या है, चादर पहनती हैं। इस तरीके का इनका व्यंजन बनाया जाता है। आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे पोंगल के बारे में। पोंगल फेस्टिवल की अगर बात करते हैं, पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या है, ओवर स्पिलिंग, है ना। और इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है ना। किस लिए कहा जाता है, कि बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण इसको पोंगल कहा जाता है। कोलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना आवश्यक है, कब, पोंगल में, है ना। आगे बात करने वाले हैं, आगे बात करेंगे दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार में से एक क्या है, पोंगल है। यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु मनाया जाता है। मनाया तो वैसे दक्षिण भारत में ही जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो क्या है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक रहता है ना। त्योहार का समय लगभग कब तक रहता है, 4 दिनों तक रहता है। आगे चलेंगे, बैसाखी की बात करते हैं। बैसाखी त्यौहार जो है आपका पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। जब क्या है, फसल कटाई होती है, कहाँ पर, पंजाब में। नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है क्या, बैसाखी त्योहार। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं ओणम के बारे में। ओणम सुना होगा, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं जो आगे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और अवश्य ही पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं आपके इसी में से तो आएंगे, बनाएंगे तो सिलेबस से ही। तो ओणम अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाने वाला क्या है, 10 दिवसीय फसल उत्सव है। यानी कि कितने दिन के लिए मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 10 दिन तक, है ना। कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, अगस्त सितंबर में मनाया जाता है ना। कब तक चलता है, 10 दिन तक चलता है। ओणम कहाँ पर चलता है, केरल में चलता है। आगे बात करेंगे, उत्सव के लिए नृत्य और बल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। अगर बल्लम की बात करते हैं, बल्लम क्या होती है, नौका होती है। इसको कहाँ पर कहा, केरल में जो नाव होती है ना, छोटी नाव, उसको बल्लम कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है आपका, इसको भी याद रखिएगा। इसमें क्या होती है कि नौका दौड़ भी होती है। किस त्योहार में होती है, ये आपकी होती है भैया ओणम त्योहार में। इसको याद रखिएगा कि बल्लम की नौका दौड़ किस त्योहार में होती है, केरल में होती है। ये आपकी होती है कब, ओणम के त्योहार में। ठीक है, ओणम के 10वें या अंतिम दिन थिरुवोनम कहा जाता है ना। जो अंतिम दिन होता है उसको कहते हैं थिरुवोनम वाला दिन, एक तरीके से थिरुवोनम, लास्ट दिन थिरुवोनम, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनको थिरुवोनम जो जिससे कहा जाता है लास्ट दिन को, ये उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अगर हम बात करते हैं, कुछ नृत्य की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में क्या किया जाता है, यक्षगान जो है कर्नाटक का है। केरल का कथकली है। अगर बात करते हैं पंजाब में क्या किया जाता है, पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में आपका किया जाता है गिद्धा और भांकड़ा जो है पंजाब में किया जाता है। गुजरात में किया जाता है गरबा डांडिया रास। राजस्थान में आपका घूमर और आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी तिमाशा किया जाता है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो भारतनाट्यम लिल्लो घोड़ी जो आपका है तमिलनाडु में किया जाता है।
उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसी जो है आपका उड़ीसा में किया जाता है। हरियाणा में आपका धमाल घूमर होता है। उसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लावड़ी तमाशा जो है आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, यानी कि ये नृत्य आपके महाराष्ट्र में गिने जाते हैं। नागालैंड की बात करते हैं, जो बांस नृत्य है ना, ये आपका नागालैंड में किया जाता है। अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में भैया आपका कथक, होली और नृत्य जो आपका है ये आपका कहाँ पर किया जाता है, यूपी में किया जाता है। तो इनको इंपॉर्टेंट को याद रखिएगा। आगे देखते हैं और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके बनने हैं आपके मनोवैज्ञानिक से, कहीं चौमस्की से पूछा जाता है, कहीं स्किनर से पूछा जाता है, कहीं लेव वार्ष्की से, कहीं जीन पियाजे से। तो हम देखेंगे स्किनर, इसके बाद और भी सारे मनोवैज्ञानिक हम क्लियर कर देंगे। आपके एग्जाम से पहले सब कुछ आपको तैयार करा के फिर से आपको भेजेंगे, यानी कि आपका एग्जाम बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। आपके जो नंबर हैं आपके 130 प्लस 140 प्लस आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि आपको अब तो आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं, बहुत आपको आसानी से करना है। मेन बात क्या है कि आपको क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना भैया। आपको 150 में से 150 क्वेश्चन पूरे करने हैं, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे आपका सेकेंड पेपर हो, क्योंकि बात यह है कि आपका माइनस मार्किंग नहीं है। और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा कोई क्वेश्चन में समय बर्बाद नहीं करना है। पैसेज भी आपको ध्यान से करना है और आसानी से धीरे धीरे पढ़ के समझ के कर देना है। यानी कि पैसेज में कभी कभी बच्चों का ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश वाले में क्या करते हैं, कुछ पैसेज ज़्यादा हैं तो कभी लेफ्ट राइट भी करना पड़ता है, अप डाउन भी करना पड़ता है, पैसेज बहुत बड़ी होती है। लेकिन ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि अगर घबरा गए ना तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, जिससे समय बर्बाद होगा। अब हम बात करते हैं स्किनर के बारे में। इन्होंने क्या किया था भैया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत निकाला था। इसमें हम देखेंगे इनके पूरा का पूरा सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं एसआर थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर थे। कौन थे ये, कहाँ के थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक थे। कौन, बीएफ स्किनर, है ना। इन्होंने निकाला था भैया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक थे कौन थे, बीएफ स्किनर। इनकी अगर बात करते हैं किस कंट्री के थे, ये कंट्री थी इनकी भैया अमेरिका थी। कहाँ की थी, अमेरिका कंट्री के हैं कौन, बीएफ स्किनर। चलेंगे आगे। स्किनर की अगर बात करते हैं, यहाँ हम बात करेंगे एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी का मतलब हो जाएगा स्किनर का क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत, जिसने किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया, है ना। इन्होंने इसको क्या समझने के लिए, जो अधिगम है ना, सीखना एक तरीके से, इसको समझने के लिए पशु पक्षियों पर प्रयोग किया। इनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि स्किनर ने सफ़ेद चूहे व कबूतर पर अधिक सर्वाधिक प्रयोग किए, है ना। तो इन्होंने प्रयोग किए थे भैया सफ़ेद चूहे और कबूतर पर, लेकिन इनके जो फेमस चीज़ें हुई हैं क्या हुई है, वो आपका चूहा पर ज़्यादा इनके सिद्धांत जो है इसका फेमस हो गया है। अगर हम बात करते हैं स्किनर की किताब के बारे में बात करते हैं, किताब भी पूछी जाती है। किताब का नाम क्या है इनका, किताब की बात करते हैं, किताब का नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, है ना। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग हो जाएगा, यानी कि वे गलत टाइप हो गया है। तो हम बात करते हैं इनकी बुक का नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, और इसके जनक कह सकते हैं या इसके लिखने वाले कौन है, आपके प्रोफेसर स्किनर हैं। चलिए आगे चलेंगे। आगे बात करने वाले हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत की। अगर बात करते हैं तो इनको क्या है, इसको कहते हैं, अगर आरएस थ्योरी की बात की जाए तब किसने दी है, तब भी दी है किसने, स्किनर ने दी है। अगर जब भी बात की जाए किसकी, कार्यात्मक प्रतिवादात्मक सिद्धांत की बात की जाए, यानी कि प्रतिबद्धता सिद्धांत की बात की जाए, तब भी किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने दिया है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत की बात की जाए तब किसने दिया है, तब भी कहेंगे किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने दिया है। क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कभी कभी, क्या पूछता है, एक पिछली बार क्वेश्चन आया था पिछले साल आपका कि भैया अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है ना। बच्चा क्या क्रिया प्रसूत याद कर लेता है, आरएस थ्योरी याद कर लेता है ना, एसआर थ्योरी याद कर लेता है, सक्रिय अनुबंधन है, लेकिन अभिक्रमित भूल जाता है। अब बच्चा चक्कर में पड़ गया कि अभिक्रमित वाला तो यार पढ़ाया ही नहीं, सर जी ने तो पढ़ाया नहीं, सर जी ने तो पढ़ाया था लेकिन आपने ध्यान से नहीं देखा, अरे हमने क्रिया प्रसूत पढ़ लिया था बस हो गया। नहीं, आपको सारे के सारे पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा था। कुछ क्वेश्चन में सीटेट अभी भी घुमा रहा है, यानी कि अगर बात करेंगे लगभग 120 नंबर तो लगभग इजी हैं आपके, लेकिन वो 30 क्वेश्चन कम से कम घुमा के पूछता है ना। आपको विकल्प ऐसे दे देगा कि आप घूम जाएं, उसी को तो आपको देखना है ना। बच्चे अगर तुमने 120 में भी कुछ गलतियां कर दी और लास्ट के 30 वो भी गलत कर दी, फिर क्या होगा। तो आपको स्कोर तो अच्छा करना है ना, स्कोर अच्छा करिएगा और ध्यान से पेपर पढ़िएगा, तभी अच्छा पेपर होगा ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया, तो क्या कहेंगे, बीएफ स्किनर ने दिया भैया, हमने ध्यान से पढ़ा है। तो कहेंगे ना, आप पेपर में लिख के आएंगे भैया, टिक मारेंगे, इसने किया, किसने किया, स्किनर ने किया। लास्ट वाला इसमें दिया है कि नैमित्तिक
अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी किसने दिया, ये भी स्किनर ने दिया। यानी कि दोनों के दोनों आप याद रखेंगे, चाहे अभिक्रमत की बात की जाए चाहे नैमित्तिक बात की जाए, ये दोनों के दोनों किसने दिए हैं भैया, स्किनर ने दिए हैं। दोनों ऊपर वाले तो आपको पता ही होंगे, चाहे आरएच थ्योरी की बात की जाए, कार्यात्मक प्रतिबद्धता की बात की जाए, चाहे बात की जाए सक्रिय अनुबंधन की, है ना। तो आगे चलेंगे, आगे बात करने वाले हैं बीएफ स्किनर के बारे में। बीएफ स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रस्तुत का नियम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर का प्रयोग की बात करते हैं, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, इसे आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर टाइप थ्योरी। कैसे देख लेते हैं। स्किनर का चूहे पर प्रयोग की बात करेंगे तो स्किनर ने सफेद चूहे पर अधिगम के प्रयोग किए। स्किनर में अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिससे चूहे क्या है दौड़ लगाता है। इस बॉक्स में ऐसी अवस्था की गई कि लीवर दबने पर भोजन प्राप्त हो सके, है ना। देख सकते हैं इस तरीके का क्या है, ये बनाया गया इस तरीके से, जाल इस तरीके से बनाया गया, चूहा इधर उधर घूम सके। एक लीवर लगा दिया गया जिससे क्या है कि चूहे से क्या वो दब जाएगा और उसको क्या है भोजन प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके का उसका क्या सिस्टम बनाया गया, है ना। आगे चलेंगे, जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है और लीवर दब जाता है और लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि एक लीवर लगा दिया गया और क्या है लीवर दबने से क्या है उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। तो चूहे को धीरे धीरे आभास हो गया कि लीवर दबने से भोजन प्राप्त हो रहा है। तो क्या है स्किनर ने अनुमान लगा लिया कि यानी कि चूहा भी अधिगम कर रहा है, सीख रहा है। सीखने से यानी कि उसने दोबारा भी लीवर आसानी से दबा दिया, है ना। बात करते हैं तो चूहे को विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया यानी कि जिसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स, और उसे भोजन की प्राप्ति होना क्या हो जाएगा, उद्दीपक हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा तथा प्रोत्साहन है। इसलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहा जाता है। इसीलिए क्या है इसे आरएस यानी कि इसको शॉर्टकट में कहेंगे आरएस थ्योरी कहा जाता है। अगर बात करेंगे चूहे को पहली बार धोखे से लीवर दबा, फिर उसने इधर उधर घूमा, फिर दब गया, धीरे धीरे उसको आभास हो गया कि यहाँ से हम निकलते हैं तो खाना मिल जाता है। तो चूहे को पता चल गया कि लीवर दबने से खाना मिलता है। तो यानी कि चूहे ने भी कुछ ना कुछ सीखा। तो स्किनर ने अनुमान लगाया कि भैया चूहा भी सीखता है ना। आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे, इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रस्तुत व्यवहार उद्दीपक स्टिमुलेट पर आधारित ना होकर अनुक्रिया पर आधारित होता है। अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स पर आधारित होता है। आगे बात करते हैं कि चूहा क्या था, अनुक्रिया करता था, भोजन क्या हो जाएगा, पुनर्वलन यानी कि आर हो जाएगा। पुनर्वलन की बात करते हैं, ये नकारात्मक भी है सकारात्मक भी है। यानी कि नकारात्मक बात करते हैं अगर उसको भोजन प्राप्त होने मिलने लगा बार बार, उसका सकारात्मक है। यानी कि अगर फालतू में इधर उधर घूमा कुछ नहीं मिला तो नकारात्मक तो हो ही जाएगा। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। अगर यानी कि अगर बात करते हैं दोबारा से क्या करते हैं कि लीवर दबने से उसको खाना ही ना देते तो क्या कोशिश ही नहीं करेगा ना, जब भी करेगा। अगर कोई आप कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहे तो कुत्ते को ट्रेनिंग वाले क्या करते हैं कुछ बीच बीच में खिलाते रहते हैं। यानी कि कुत्ते को भी आभास होता है कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो सकारात्मक तरीके से ही सीख सकता है, नेगेटिव तरीके से कोई भी प्राणी जल्दी सीख नहीं सकता है। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, तो इसकी अगर हम बात करते हैं जो पुनर्वलन का सिद्धांत है क्लार्क एल हल ने सीएल ने दिया था। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए। उसने चूहों का एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रिया के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्वलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सिखाने में सफलता प्राप्त की। किसने, बीएफ स्किनर ने। हम बात करने वाले हैं क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व क्या है। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में और गति और सफलता दोनों मिलती है ना। ये आपका क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत हो गया जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, ये संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। अगर चूहे को क्या है खाना प्राप्त नहीं होता तो क्या होता कि वो दोबारा मेहनत ही नहीं करता, है ना। इसमें पुनर्वलन को बल मिलता है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। यानी कि पुनर्वलन तभी करेगा जब उसको खाना एक बार प्राप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। इसके बाद आपके लिए और भी वीडियो आने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने वाले हैं। आप हमारे पिछले वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर, अब जिसकी नाम है क्या है एग्जाम सर स्टडी, है ना, एग्जाम सर स्टडी सर्च करेंगे जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जिसमें जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।